दोस्तों, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। इधर भी बम बम, उधर भी बम बम। जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी 272 सीटों के जादुई आंकड़े से पीछे ठिठक गई है, रुक गई है, ठहर गई है और इसे रोकने में उत्तर प्रदेश ने अहम भूमिका निभाई है, जिसकी तारीफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले यह सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने 2019 में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहे गए अपने शब्दों से बिल्कुल उल्टा इस बार तारीफ की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक समझ की तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 290 से 298 सीटों के बीच में सुबह से लेकर अब तक ऊपर नीचे 1-2 सीटें आगे पीछे हो रहा है, कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता है। यही स्थिति 11 से 12 बजे के बाद इंडिया गठबंधन की हो गई। वह भी 230 से 240 सीटों के बीच में चक्कर लगा रहा है, नाच रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। खैर, होगा जो भी, लेकिन इससे एक बात तो लगभग तय हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें भी थोड़ी अड़चन आने की आशंका है। इंडिया गठबंधन की ओर से एनडीए गठबंधन के हिस्सा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तोड़ने की पूरी तैयारी और कोशिश हो रही है। टीडीपी से भी संपर्क कर उसे भी अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह आस लगी हुई है कि यदि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उसके पाले में आ गए तो नरेंद्र मोदी को केंद्र में सरकार बनाने से रोका जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग शांत बैठे हैं। उधर से भी अपनी सरकार को बचाने और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भरपूर कोशिश जतन की जा रही है। कल सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली में भारी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। दिन में तमाम घटनाक्रम इसी के इर्द गिर्द होते रहे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए, लेकिन ऐसा कहा गया कि मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। तो इससे इस बात की आशंका लगी है कि नीतीश कुमार फिर दल बदल करने जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन छोड़कर वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा फिर बन सकते हैं। यदि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से खिसक गए तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने में तमाम किस्म की अड़चनें खड़ी हो जाएंगी। इस बात का आभास इंडिया गठबंधन के नेताओं को भरपूर है। खैर, जो भी होगा, कल जैसी भी राजनीतिक घटनाक्रम होंगे वह हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की बात आप जान लीजिए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पूरे देश में यदि कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सर्वाधिक सीट मिलने की संभावना थी। गृह मंत्री अमित शाह कई बार कई मंचों पर यह कह चुके थे कि उत्तर प्रदेश से 70 से ज़्यादा सीटें वह जीतने वाले हैं, लेकिन खुद भाजपा 35 सीटों से भी नीचे खिसक आई है। अंतिम परिणाम आने तक जो भी नतीजे आएंगे, यह संभव है कि हो सकता है देर रात तक सब कुछ साफ हो और कहाँ कौन जीता कहाँ कौन हारा यह साफ हो पाएगा, लेकिन जो बढ़त है वह देर शाम तक, रात करीब 8 बजे तक 31 सीटों पर थी। और सबसे हैरानी वाली बात जो उत्तर प्रदेश से हुई उसे सुनकर पूरे देश के तमाम लोग दुखी हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की भी सीट हार गई। उस अयोध्या की सीट हार गई। उस अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को दिल्ली की सदन में भेजा, जिस अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। 22 जनवरी, इसी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक भव्य आयोजन में हिस्सा लिया, जिसमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया था। इसे लेकर गायक सोनू निगम ने एक तल्ख टिप्पणी की अयोध्या के लोगों पर। वह टिप्पणी की कि जहां एयरपोर्ट बना, जहां शानदार रेलवे स्टेशन बना, जहां 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में सफलता हासिल हुई, उस अयोध्या के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब दूसरी, वाराणसी से बहुत दुखी करने वाली खबर आई। इससे भाजपा के समर्थक भी बिल्कुल पूरी तरह भौचक्क हैं कि ऐसा भी क्यों हो गया। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के आम चुनाव में करीब 4.25 लाख वोटों के भारी अंतर से जीते थे, लेकिन 2024 के आम चुनाव में वह 1,52,000 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल कर पाए। उनकी इस जीत पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से 4.25 लाख वोटों से जीते थे। 2014 में जब वह आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अब उनकी हिमालय बुला रहा है, उन्हें हिमालय पर चले जाना चाहिए। यह तंज अनायास नहीं है, यूं ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की रणनीति को समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझने में वह पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता जो अब तक मुंह बांधे बैठे हुए थे, मुंह सिले हुए थे, पूछने कुरेदने पर भी कुछ बोल नहीं रहे थे, आज उनकी पीड़ा फट पड़ी। कैमरे पर आने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन खुलकर अपनी पीड़ा को बयां किया। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि टिकट वितरण में दिल्ली से जो मनमानी हुई उसे कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर हजम नहीं कर पाए। जिन सांसदों को लेकर उनके क्षेत्रों में घनघोर विरोध हो रहा था, उन्हें फिर से प्रत्याशी बना दिया गया। जिन सांसदों के जीतने की कोई संभावना नहीं थी, उन्हें भी जाने कैसे प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया गया। पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बात की
पूरा विश्वास था, और विश्वास न कहिए, इसे कहिए ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम प्रत्याशी चाहे जिसे बना देंगे वह जीत कर दिल्ली पहुंच जाएगा। और प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी की उम्मीदवारी इसी का नतीजा थी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह मान लिया था कि वह जीत कर ही आएंगे। कौशाम्बी से विनोद सोनकर की उम्मीदवारी भी इसी का नतीजा थी कि तमाम विरोध पिछले लगातार 5 साल तक उनके क्षेत्र में उनका विरोध होता रहा, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता, पूरे 5 साल तक उनका उस जिले में विरोध हुआ, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बना दिया। ऐसी एक नहीं कई सीटें हैं। अयोध्या में लल्लू सिंह को भी वहाँ स्थानीय स्तर पर उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही बहुत तालमेल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता उनकी अनदेखी से बहुत कुपित रहते हैं। वह अयोध्या में किसी को भी अपने सामने खड़े नहीं होने देना चाहते, वह पार्टी को भी वहाँ खड़े नहीं होने देना चाहते, सिर्फ इस डर के मारे कि यहाँ कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा तो उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा, वह कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी किसी और को खड़ा कर देगी तो वह लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, इसलिए किसी को खड़ा नहीं होने देते। और ऐसी ही दशा अधिकांश क्षेत्रों में है। टिकट वितरण में जो मनमानी हुई उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भुगता। दूसरा जो मामला था, पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी भरपूर अनदेखी की गई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यादवों और मुसलमानों को कम टिकट देने के बावजूद यह समझाने में पूरी तरह से सफलता हासिल कर ली कि दूसरा कोई भी जीत कर आए, बम बम तो उन्हीं की होनी है, वही पार्टी के लंबरदार बने रहेंगे। चाहे कोई मौर्य जीत कर आए, चाहे कोई पटेल जीत कर आए, चाहे कोई एससी का जीत कर आए या कोई अन्य बिरादरी का जीत कर आए। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न यादवों की तरफ से न मुसलमानों की तरफ से कहीं भी चूं नहीं हुई। और इसका असर ये है कि समाजवादी पार्टी अपने गठन के बाद से अब तक कभी भी इतनी सीटें जीतने में सफल नहीं हो पाई जितनी लोकसभा की सीटें वह 2024 के आम चुनाव में जीतने जा रही है। अब तो एक ऐसा भी पार्टी के कुछ समर्थकों की तरफ से अखिलेश यादव से निवेदन किया जा रहा है कि अखिलेश भाई अपने कार्यकर्ताओं को अब समझाइएगा कि वह मौर्य को, पटेल को, दलितों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वह 2022 से लेकर अब तक पार्टी के साथ जुड़ पाए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में यादव बंधुओं की उत्पीड़न के कारण ही वह सपा से अब तक दूरी बनाकर रखते थे। अब जुड़े हैं तो उनका उत्पीड़न न होने दीजिएगा, क्योंकि इन तीनों जातियों के उत्पीड़न के लिए जो सर्वाधिक आरोप लगते हैं वह आरोप यादवों और मुसलमानों पर ही लगते हैं। तो यह समाजवादी पार्टी के लिए एक भविष्य के लिए चुनौती भी है कि वह अपने कोर कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए राजी करे कि अब क्षेत्र में दंगा फसाद से दूरी बनाकर रखें, जिससे उनका मूल जो नया वोटर बैंक उनके साथ जुड़ा, जो कभी कहा जाता है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ मतदाता था, वह इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खिसक गया। और उसका और कोई कारण नहीं था। उसके लिए इंडिया गठबंधन की ओर से आरक्षण खत्म हो जाने, संविधान खत्म हो जाने का एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया जो कभी होने वाला तो नहीं था, लेकिन उसके समर्थकों ने उसे भरपूर आत्मसात कर लिया। और उन्होंने यह मान लिया कि हाँ, यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार बैठेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाए हुआ संविधान वह खत्म कर देंगे, वह नया संविधान ले आएंगे। और नया संविधान ले आएंगे तो आरक्षण भी खत्म कर देंगे। ओबीसी समाज और दलितों के बीच में यह नैरेटिव इस कदर उनके मन में बैठ गया,
जिस धारणा को तोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सफल नहीं हो सके। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं फतेहपुर से गिना रहा हूँ, इलाहाबाद मंडल की 5 लोकसभा सीटों में केवल एक फूलपुर भारतीय जनता पार्टी बचाने में कामयाब हो पाई। 4 पर उसे पराजय का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती, जौनपुर, बलिया, इस पूरी की पूरी बेल्ट में आप घूमिए तो एक तरफ से भाजपा साफ जैसी हो गई, बीच बीच में कुछ कुछ सीटों पर वह जीत हासिल कर पाई। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और यदि इस झटके से उबरना है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को मनमानी टिकट वितरण से बाज आना होगा। जो उसके मूल कार्यकर्ता हैं उन्हें तवज्जो देनी पड़ेगी। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं क्या हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके हारने में बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि जो पन्ना प्रमुख बनाए गए थे वह दरअसल पदाधिकारियों ने फर्जी बनाए थे। बहुत उसकी क्रॉस चेकिंग के दौरान बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जिसमें पन्ना प्रमुख जो बन गया उसे तो नहीं पता था, लेकिन पार्टी मुख्यालय में उसका नाम पहुंच गया कि ये भी पन्ना प्रमुख है, लेकिन पन्ना प्रमुख को नहीं पता कि वह भी पन्ना प्रमुख है। यही नहीं, पार्टी जिसे अपना मानती थी, लाभार्थी जो सरकारी सेवाओं के लाभार्थी थे, उनको भी पार्टी खुद से जोड़ पाने में नाकाम रही। और शायद यही वजह रही कि पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आवास के लाभार्थी, खाद्यान्न वितरण के लाभार्थी, स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी, गैस वितरण के लाभार्थी, बिजली कनेक्शन के लाभार्थी, घर घर नल पहुंचाने के लाभार्थी, कहीं भी इन योजनाओं को भाजपा के बड़े नेता कनेक्ट नहीं कर पाए। उसके प्रत्याशी भी ऐसे लाभार्थियों के पास पहुंच नहीं पाए। पार्टी के पास उन लाभार्थियों की पूरी सूची है और पार्टी के बड़े नेताओं का यह मानना था कि जितने लाभार्थी वह तो उसे वोट देंगे ही देंगे। कुछ ऐसे भी बूथ सामने आए जहां लाभार्थी तो हैं लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिले। खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों में तो यह तो कई बूथों पर बात सामने आ रही है जहां स्वास्थ्य योजना के, आवास के, गैस सिलेंडर के, अन्न के लाभार्थी तो हैं लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिले। ऐसे उन बस्तियों में भी हैं जो एससी वर्ग की कही जाती हैं, वहाँ लाभार्थी बहुत बड़ी संख्या में है लेकिन वोट भाजपा को नहीं मिले। इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि यह परिवर्तन की लहर थी। परिवर्तन की लहर रही हो या ना रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे लाभार्थियों को कनेक्ट कर पाने में असफल रहे। तमाम जो रोजाना की दैनिक लिखा पढ़ी, भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्हें पार्टी ने एक किस्म का बंधुआ जैसा बना लिया है। वह रोजाना कोई न कोई काम उन्हें दे देती है, लेकिन जब उनकी समस्या पड़ती है, उनके काम पड़ते हैं, उनके लोगों के, उनके समर्थकों के काम पड़ते हैं तो पार्टी के बड़े नेता उन्हें तवज्जो नहीं देते। जिले के अफसर उन्हें पूछते तक नहीं। कार्यालयों में जाने पर उन्हें काम करने की तो दूर, बैठने तक के लिए भी अफसर नहीं कहते। कई जिलों में तो तमाम अफसर ऐसे हैं जो पार्टी के किसी छोटे स्तर के नेता के पहुंचने पर उन्हें
काम, उनकी समस्या का निराकरण करने के बजाय यह धमकाने पर आमादा हो जाते हैं कि क्या उनको फलाने को अभी फ़ोन मिलाऊं, फलाने नेता से तुम्हारी बात करा दूं तो तुम आके यहाँ नेतागिरी कर रहे हो। ऐसे में कार्यकर्ता उदास नहीं होगा, अपने घर नहीं बैठ जाएगा तो क्या होगा। यह कार्यकर्ता उसकी तुलना देते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान कार्यकर्ता ही भगवान था। कार्यकर्ता, छोटे से छोटा नेता भी किसी अफसर के पास किसी कार्यालय में चला जाता था तो अफसर और कुछ करे न करे लेकिन उसका सम्मान जरूर करता था, क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता थी कि वह यदि ऊपर शिकायत कर देगा तो उसे इस कुर्सी पर बने रहना मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम अफसर ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं को, कई तो ऐसे भी हैं जो प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को, बीडीसी सदस्यों को, कुछ तो स्थानीय विधायकों तक को भी तवज्जो नहीं देते। सांसद तक भी अपनी बात कहते रह जाते हैं, लेकिन अफसर उसे टाल मटोल कर जाते हैं। अफसर उस पर ध्यान नहीं देते। सांसदों की सिफारिशों को भी वह इधर उधर रख देते हैं। उनके लिखे कागज को भी टेबल के नीचे खिसका देते हैं। सांसदों को एक एक बात के लिए 2-2 4-4 बार फ़ोन करना पड़ता है। तो आप समस्या समझ सकते हैं कि कहाँ है समस्या। यदि जीत हासिल करनी है 2027 में तो इन समस्याओं से पार पाना होगा। यदि यह समस्याएं बनी रहेंगी तो 2027 में फिर ऐसी ही चुनौती खड़ी होगी और यह अखिलेश यादव के लिए जो जीने मरने का सवाल पैदा हो गया था, एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर सांसदों के रूप में समाजवादी पार्टी को मिल गया है जो अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को चैन से बैठने नहीं देगा। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी नए जोश, नए खरोश, नए उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी और अगले 3 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए तमाम मुश्किलें सड़क पर खड़ी होने जा रही हैं, जिसे उन्हें पहचान लेना होगा और उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सक्रिय करना होगा और अफसरों को भी इस बात के लिए विशेष चेतावनी देनी होगी कि यदि कार्यकर्ता आता है, कोई पदाधिकारी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई बीडीसी मेंबर, कोई प्रधान आता है तो उसको हर हाल में तवज्जो देनी होगी, इज्जत देनी होगी। उसके जो होने वाले काम हैं उन्हें करना होगा। यदि काम नहीं किए जाएंगे तो अफसर उस कुर्सी पर नहीं रहेगा। इस बात की गारंटी कार्यकर्ताओं के मन में बैठानी होगी, अफसरों के मन में भय बैठाना होगा। यदि इसमें भाजपा असफल रहती है तो 2027 में उसे फिर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा और कल का घटनाक्रम क्या होगा या फिर आपको नए वीडियो में हम बताएंगे। यदि मेरी बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा, क्योंकि जितने अधिक से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं तक यह मेरी बात पहुंचेगी, उनको यह सुनकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि कोई तो है जिसने उनकी पीड़ा को समझा, किसी ने उनकी बात को बढ़ाया और बड़े नेता हो सकता है कि इस बात से प्रसन्न ना हो, लेकिन कार्यकर्ता अवश्य हर हाल में प्रसन्न होंगे। नमस्कार।